गुड इव्हनिंग स्टुडंट्स. सगळ्यांना माझा आवाज येतोय ऐकायला व्यवस्थित? ऑडिबल? येस, नो, नो, येस. येस. ओके. क्लिअर? नो फ्लक्च्युएशन्स? ओके. ऑल राईट स्टुडंट्स. ओके, क्लिअर. ग्रेट. स्टुडंट्स, आपण लास्ट टाइम कुठला धडा सुरू केलेला? ऍसिड, बेसिस अँड सॉल्ट्स. करेक्ट? लास्ट टाइम आपण नवीन चॅप्टर सुरू केलेला ऍसिड, बेसिस अँड सॉल्ट. त्याच्यामध्ये स्टुडंट्स आपण पाहिलेला फरक, येस, 5th चॅप्टर. त्याच्यामध्ये आपण फरक पाहिलेला. ऍसिड्स कोणाला म्हणतात? जे आपण प्रिव्हियस स्टँडर्ड मध्ये स्टडी केलेलं, आपल्या आधीच्या वर्गामध्ये स्टडी केलेलं ते पाहिलेलं. ऍसिड्स कोणाला म्हणतात, बेसिस कोणाला म्हणतात आणि सॉल्ट्स कोणाला म्हणतात. ओके. त्याच्यानंतर आपण त्याचे इंडिकेटर सुद्धा पाहिलेले. लिटमस पेपर आपण यूज करतो ऍज अ इंडिकेटर, ज्याने आपल्याला समजतं की ऍसिड कुठला आहे, बेस कुठला आहे आणि सॉल्ट्स कुठले आहेत. बरोबर? ह्याच्यामध्ये फरक करण्यासाठी आपण लिटमस पेपरचा वापर करतो. बरोबर की नाही? येस और नो? ओके. येस, गुड. स्टुडंट्स, बाकीचे मुलं कुठे आहेत? खूप कमी स्टुडंट्स येतात वर्गामध्ये. Okay, now they are joining. Fine. Fine. All right. So students, everybody can see my screen. Clear, visible? Hmm? Okay, yes. All right. Kadambari late join केलंय कादंबरीने. No problem. Okay, okay, fine. So students, आपण लास्ट टाइम ऍसिड, बेसिस आणि सॉल्ट्स मध्ये फरक पाहिलेला. ठीक आहे. आता स्टुडंट्स आपण पाहणार आहोत हे ऍसिड, बेसिस आणि सॉल्ट्स मध्ये फरक 9th स्टँडर्ड मध्ये कुठल्या लेवलला जातो. आता ह्याच्या आधी आपण हे पण पाहिलेलं की आपण अरायनस थिअरी ऑफ ऍसिड अँड बेसिस बघणार आहोत. कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ऍसिड और बेस, पीएच ऑफ अ सोल्युशन कोणाला म्हणतात, जरा जास्त टेक्निकल लेवलवरती शिकणार आहोत. आणि पीएच ऑफ ऍसिड अँड बेस कसं डिटेक्ट केलं जातं आणि सॉल्ट्स काय असतं हे आपण केलेलं. बरोबर? How are the following substance classified into 3 groups with the help of litmus paper? हे आपण लास्ट टाइम पाहिलेलं. लेमन बोला, टॅमरिंड बोला, बेकिंग सोडा बोला, यांना आपण कुठल्या बेसवरती वेगवेगळ्या ग्रुपमध्ये क्लासिफाय करतो. हे आपण आधीच्या वर्गात पण शिकलेलो 8th स्टँडर्ड मध्ये, आणि हे आपण 9th स्टँडर्ड मध्ये पण शिकत आहोत. ह्याच्यामध्ये आपण जरा डिटेल मध्ये शिकत आहोत. ठीक आहे. लास्ट टाइम याच बेसवरती आपण हा पूर्ण टेबल कम्प्लीट केलेला. करेक्ट? ज्याच्यामध्ये एच बेसिक रॅडिकल्स, ऍसिडिक रॅडिकल्स, कुठले ऍसिडिक रॅडिकल्स आहेत, कुठले बेसिक रॅडिकल्स आहेत, आणि ह्याच्यामध्ये कुठले सॉल्ट्स पण आहेत ते पण पाहिलेलं. येस, करेक्ट. ओके. ह्याच्यामध्ये कुठला ऍसिड आहे, कुठला बेस आहे, ह्यामध्ये कुठला ऍसिड आहे, कुठला बेस आहे, टाइप ऑफ कंपाऊंड, वेदर इट इज ऍसिड और बेस और सॉल्ट, आणि त्याचं नाव आपण कसं देणार आहोत ते पाहिलेलं. करेक्ट? ओके. ह्याच्यानंतर स्टुडंट्स आपण हे सुद्धा पाहिलेलं, ज्या कंपाऊंड मध्ये H प्लस बेस, H प्लस आयन्स आहेत त्याला आपण बेसिक रॅडिकल्स म्हणतो. Okay, some compounds are seen to have H plus as the basic radicals in their molecule. These compounds are called as acids. Okay, ज्याच्यामध्ये H plus आहेत त्याला आपण acids म्हणतो, आणि ज्या कंपाऊंड मध्ये OH मायनस आहेत, ओके, ऍज अ acidic radical त्याला आपण काय म्हणतो, बेस म्हणतो. ओके. ज्याच्यामध्ये OS मायनस आहे त्याला आपण बेस म्हणतो, ज्याच्यामध्ये H प्लस आहे त्याला आपण acids म्हणतो. ऑल राईट. ऑल दिस कंपाऊंड्स आर बेसिस. जे OH मायनस आहेत हे सर्व बेसिस आहेत, पण त्यांचे रॅडिकल ऍसिड मध्ये जाणार, आणि जे H प्लस आहेत ते ऍसिड्स आहेत आणि त्यांचे रॅडिकल्स बेस मध्ये जाणार, ऑपोजिट होणार. आणि द आयोनिक कंपाऊंड्स विच हॅव अ बेसिक रॅडिकल अदर दॅन H प्लस अँड ऍसिडिक रॅडिकल अदर दॅन OH, OH आणि H प्लस सोडून बाकी सगळे असे रॅडिकल्स आहेत इकडे SO4, ह्याला आपण बोलतो सॉल्ट्स. हे आपण लास्ट टाइम पाहिलेलं. ओके. इथपर्यंत कोणाला डाउट नाही? यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट नहीं है? यहाँ तक सभी को क्लियर है हमने क्या देखा था लास्ट टाइम? नो डाउट, क्लियर. आता नाउ कंप्लीट पार्ट बी ऑफ द अबव टेबल.
it will be clear that there are three types of ionic compounds, and these are acid, bases and salts. जे आयोनिक कंपाउंड्स आहेत त्याला तीन कॅटेगरी मध्ये डिवाइड केलंय, उसे तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है एसिड्स, बेसिस और सॉल्ट्स में. ठीक है स्टूडेंट्स, यू कैन हियर मी क्लियरली. नो, लेट मी नो if you hear any cracking sound or if my voice is breaking. All right, just let me know through the chat box. It is clear, right? Okay. Ionic compounds. Ionic compounds, we will do recapitulation. Molecule of an ionic compound has two constituents. कोई भी ionic compound के molecule के पास दो constituents होते हैं. Okay, क्या होते हैं वो दो constituents? वो होते हैं cation, जिसे हम पॉजिटिव आयंस बोलते हैं, और सेकेंड होते हैं एनायन, जिसे हम नेगेटिव आयंस बोलते हैं. कैटायन को पॉजिटिव आयन के अलावा बेसिक रेडिकल भी बोला जाता है, और एनायन को नेगेटिव आयन के अलावा एसिडिक रेडिकल भी बोला जाता है. करेक्ट? जैसे कि मैंने स्टूडेंट्स आपको लास्ट टाइम बताया था. आपको इस कैटायन और एनायन को कैसे याद रख सकते हो आप? इस तरह से. I'll share my whiteboard. Students, is my whiteboard visible? Not visible? No, not visible. Okay. इसको प्रेजेंट करना पड़ेगा. One moment. Can you see my whiteboard, students, now? Visible? Yes. Okay. Students, all right. Students, जब भी हम कैटायन की बात करते हैं, कैटायंस जो होते हैं स्टूडेंट्स, वो पॉजिटिव रेडिकल होते हैं. ठीक है, वो क्या होते हैं? पॉजिटिव रेडिकल्स. सो लेट अस अज्यूम दिस इज पॉजिटिव रेडिकल. और एनायंस होते हैं नेगेटिव रेडिकल. ओके, सो आपको ध्यान कैसे रखना है? CAT, पॉजिटिव T आएगा, ION, कैटायन. तो ये है पॉजिटिव रेडिकल. ये बनेगा पॉजिटिव रेडिकल. और एनायन इज नेगेटिव, सो इसमें क्या होगा? ANION, एनायन. ये बनेंगे स्टूडेंट्स आपके नेगेटिव रेडिकल. एवरीबडी अंडरस्टूड? एनायन और कैटायन कैसे याद रखा जाए? कैटायन का T याद रखिए, जो आपको प्लस साइन की याद दिलाएगा, और एनायन का N का ऊपर का डैश याद रखिए, जो आपको N साइन की याद दिलाएगा. सो कैटायन स्टैंड्स फॉर पॉजिटिव रेडिकल एंड एनायन स्टैंड्स फॉर नेगेटिव रेडिकल. इजी टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, इजी टू रिमेंबर, कंफ्यूजन नहीं होगा, राइट? ठीक है, ऑल राइट. सो हम कैटायन को पॉजिटिव रेडिकल बोलते हैं, या पॉजिटिव आयंस बोलते हैं, या फिर इसे हम बेसिक रेडिकल बोलते हैं. एनायंस को नेगेटिव आयन या एसिडिक रेडिकल कहा जाता है. There is a force of attraction between these ions as they oppositely charged, and that kind of force is called ionic bond. ठीक है, दोनों में जब अट्रैक्शन का फोर्स आता है. नाउ एवरीबडी नोज अट्रैक्शन का फोर्स कब आएगा? जब दोनों के चार्जेस ऑपोजिट हो एक दूसरे से. एक जैसे चार्जेस रहेंगे स्टूडेंट्स तो सेम फोर्स नहीं आएगा, बट अपोजिट चार्जेस रहेंगे तो आपको अट्रैक्शन का फोर्स मिलेगा, और इसे हम कहते हैं आयोनिक बॉन्ड. क्या बोलते हैं इसे हम? आयोनिक बॉन्ड. ठीक है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन वन पॉजिटिव चार्ज एंड और कैटायन, वन नेगेटिव चार्ज ऑन एनायन मेक्स आयोनिक बॉन्ड. ठीक है, एक कैटायन और एक एनायन, इन दोनों को स्टूडेंट्स मिला के बनते हैं आयोनिक बॉन्ड. ठीक है, आयोनिक बॉन्ड. एवरीबडी कैन रिमेंबर? ओके, आयन, इस आयन को कट कर दीजिए बीच में से, तो ये दोनों आयंस को मिला के बनेंगे स्टूडेंट्स आपके आयोनिक बॉन्ड. याद रहेगा, कैटायन और एनायन, एक कैटायन और एक एनायन को मिला के बनता है
आयोनिक बॉन्ड। अब आते हैं यहाँ पे, while studying static electricity we have learnt that there is natural tendency of any body to change from an electrically charged state into electrically neutral state. ओके, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में हमने ये देखा था, जब कोई बॉडी चार्ज होती है तो वो एक चार्ज खत्म होने के बाद वो न्यूट्रल हो जाती है, ना उस पर पॉजिटिव चार्ज बनता है ना नेगेटिव चार्ज बनता है। ठीक है, सो इट इज फ्रॉम natural tendency of any body to change from electrically charged state into electrically neutral state. Why then it is electrically charged? Why then it is electrically charged ion formed from an electrically balanced, that is neutral atom. Okay, अगर ये पूरा का पूरा बैलेंस्ड है तो इसमें चार्ज कैसे पकड़ सकता है? बैलेंस का मतलब क्या है कि वो न्यूट्रल है, ना वो इलेक्ट्रिकल चार्ज को एक्सेप्ट करेगा ना वो इलेक्ट्रिकल चार्ज को पास ऑन करेगा, वो न्यूट्रल बना रहेगा। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिकली चार्ज कैसे बन जाता है कोई भी न्यूट्रल एटम या कोई भी बैलेंस्ड एटम? The explanation lies in the electronic configuration of atoms. Okay, इसे बोलते हैं students electronic configuration. Let us see once again how sodium and chlorine atoms form Na plus and Cl minus as a result of NaCl salt is formed. जब Na plus और Cl minus को दोनों को ज्वाइन किया जाता है, आयोनिक बॉन्ड बनता है जिसकी वजह से सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। तो हम ये एटॉमिक या फिर हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के जरिए देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट्स यू कैन सी सोडियम, सोडियम का यहाँ पे एटम है और यहाँ पे सोडियम प्लस है। स्टूडेंट्स अगर यहाँ पे आप सोडियम को देखोगे तो इसके अंदर की ऑर्बिट में, के ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स है। ओके, एल ऑर्बिट में स्टूडेंट्स अगर आप देखोगे कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2 2 4 2 6 2 8। ओके, उसके बाद में बाहर की ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है। 1 इलेक्ट्रॉन का फंक्शन क्या है? ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी को वो उधार में दे सकता है। ठीक है, तो ये उसका फंक्शन है। जब ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा मतलब E माइनस होगा, ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा सोडियम स्टूडेंट स्टेबल हो जाएगा। जहां पे इसकी वैलेंसी थी 1, ओके, वहां पे वो बन गया 2 और 8। इसने 1 दे दिया, अब ये पूरा ऑक्टेट स्टेट बन गया है। ठीक है, यहां तक सभी को क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? ओके, अब स्टूडेंट्स एवरीबॉडी क्लियर विद दिस? प्लीज गिव मी यस और नो। ओके, यस, फाइन। ये सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है, इसलिए यहाँ पे E माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये E का चार्ज है स्टूडेंट्स। अगर आप यहाँ पे देखोगे आपके पास यहाँ पे E पे 2 चार्ज दिखाई पड़ रहे हैं, एक E के सामने चार्ज है और एक E के ऊपर चार्ज है। ये E के ऊपर वाला चार्ज E के साथ ही रहेगा और ये कांस्टेंट रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। ये सामने वाला चार्ज प्लस भी हो सकता है या स्टूडेंट्स माइनस भी हो सकता है, पर इसके E के ऊपर वाला चार्ज E के साथ ही रहेगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज बता रहा है। ठीक है, ये माइनस मतलब इसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया है, इसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया है, इसके लिए इसके आगे हम माइनस लगा देते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर आप देख रहे हो यहाँ पे माइनस दिखाई पड़ेगा। अब ये तो थी बात सोडियम की। अब आते हैं स्टूडेंट्स क्लोरीन पे। क्लोरीन के पास 2 8 और 7 इलेक्ट्रॉन्स है। अंदर की ऑर्बिट में 2, सेकेंड ऑर्बिट में 2 8 और लास्ट वाली ऑर्बिट में 7 है। जाहिर सी बात है ये 7 इलेक्ट्रॉन तो लूज नहीं करेगा ना, इसकी वैलेंसी 7 है तो ये 7 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा, राइट? रादर ये किसी से एक इलेक्ट्रॉन उधार लेगा। किससे लेगा? ऐसे एलिमेंट से लेगा जो बाहर का, जिसकी ऑर्बिट में बाहर एक ही इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ओके, जैसे कि सोडियम। इसीलिए सोडियम जब एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है क्लोरीन उसे गेन कर लेता है, और जब ये गेन करता है ये कैटायन और ये एनायन दोनों मिला के बनते हैं आयोनिक बॉन्ड। इन दोनों में आयोनिक बॉन्ड बन जाती है और इसीलिए ये सोडियम क्लोराइड का सॉल्ट बन जाता है। एवरीबॉडी अंडरस्टूड? जब ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो यहाँ पे प्लस E की साइन हो जाएगी, जहां पे माइनस E था, इलेक्ट्रॉन लूज किया था, यहाँ पे इसने गेन कर लिया,
क्लोरीन के पास प्लस ई की साइन हो जाएगी, इट हैज रिसीव्ड 1 इलेक्ट्रॉन, अब ये स्टेबल हो गया 288, ठीक है। तो इसी जरिए दोनों का गिव एंड टेक बना रहेगा, तो इसलिए ये बनता है सोडियम प्लस क्लोरीन विल बिकम सोडियम क्लोराइड आयोनिक बॉन्ड, जो जिसे हम सॉल्ट के नाम से जानते हैं। स्टूडेंट्स, दिस पार्ट इज क्लियर विद एवरीबॉडी? सोडियम क्लोराइड कैसे बना, इजी टू अंडरस्टैंड। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सिर्फ वैलेंसी याद रखनी है आपको, और हमेशा ये गिव एंड टेक जो होगा बाहर वाली लास्ट ऑर्बिट में होगा, कभी भी ये अंदर वाली ऑर्बिट में नहीं होगा। जो गिव एंड टेक होगा लास्ट वाली बाहर की ऑर्बिट में होगा। आपको एग्जाम में अगर ऑर्बिट ड्रॉ करने के लिए कहा गया स्टूडेंट्स, कभी भी पेन से ड्रॉ मत करना। ये पूरा का पूरा ऑर्बिट स्टूडेंट्स आप पेंसिल से ड्रॉ करोगे, नेमिंग भी पेंसिल से होगा, ये सब कुछ पेंसिल से होगा। अंडरस्टूड? स्टूडेंट्स, इसके ऊपर चार्ज लिखना मत भूलना, इसके मार्क्स होते हैं, ठीक है। नीचे आप उसकी वैलेंसी लिखना मत भूलना, केमिकल फॉर्मूला लिखना मत भूलना। इसके सेंटर में क्लोरीन लिखा है, इसके सेंटर में सोडियम लिखा है, ठीक है। तो ये सब लिखना बहुत बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स। ये डायग्राम आप प्रैक्टिस करोगे। Okay, Kadambari is asking me, sodium is losing 1 ion, but still sodium have plus charge. Why is this so? Okay, students, जब यहाँ पे now sodium is metal. Okay, if you know sodium is metal, chlorine is non-metal. Okay, ionic bond कभी बनता है? As per the given description, when you have cation plus anion, your positive ion plus नेगेटिव आयन, तब जाके बनता है आपका आयोनिक बॉन्ड, और फिर बनता है आपका सॉल्ट। ओके, इसलिए सोडियम इज ऑलरेडी मेटल and chlorine is non-metal. Sodium is already having positive charge, it is already cation. Chlorine is anion. I hope I have answered your doubt, Kadambari. Okay, fine. Now, outermost shell of sodium and chlorine atom is not complete octet. Obviously, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है और क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, तो इनके आउटरमोस्ट शेल जो है ओरिजिनल, वो कंप्लीट ऑक्टेट नहीं है। However, outermost shell in both Na plus and Cl minus ion is complete octet. अगर हम इंडिविजुअली सोडियम और क्लोरीन की बात करें तो ये ऑक्टेट नहीं बनाते हैं, ये इवन नंबर नहीं बनाते हैं, ठीक है। पर जब भी हम दोनों को मिला के बात करें, जब इन दोनों में लेना देना हो जाता है, तभी बनता है ये कंप्लीट ऑक्टेट। An electronic configuration with complete octet indicates a stable state. कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिसे कंप्लीट ऑक्टेट होता है, वो क्या इंडिकेट करता है? स्टेबिलिटी इंडिकेट करता है। जब ये ऑक्टेट स्टेट में आ जाते हैं तो ये स्टेबल हो जाते हैं। Further, an ionic bond is formed between oppositely charged sodium plus and chlorine minus, and therefore an ionic bond of NaCl having very high stability is formed. दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो गया, दोनों में हाई बॉन्डिंग हो गई। जब हाई बॉन्डिंग होती है तो आपका आयोनिक बॉन्ड फॉर्म, आयोनिक कंपाउंड फॉर्म होता है, और उसका नाम बनेगा सोडियम क्लोराइड। इसकी बहुत ही ज्यादा स्टेबल है। क्यों स्टेबल है? क्योंकि इनका ऑक्टेट स्टेट कंप्लीट हो चुका है। एवरीबडी अंडरस्टूड अबाउट आयोनिक बॉन्ड? इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? नॉट डिफिकल्ट आई गेस। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने एक और बॉन्ड पढ़ा था 8th स्टैंडर्ड में, जिसे हम कहते हैं डिसोसिएशन बॉन्ड। ओके, नाउ डिसोसिएशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स, ये तो था आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन। अभी हम पढ़ेंगे आयोनिक बॉन्ड को डिसोसिएट कैसे होते हैं, या आयोनिक बॉन्ड जो है ब्रेक कैसे होते हैं। On mixing substances as shown here, what are the resulting mixtures formed by mixing the following substance called as? वाटर और सॉल्ट को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? वाटर और शुगर को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? वाटर एंड सैंड को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? और वाटर एंड सॉडस्ट को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? On dissolving in water, an ionic compound forms an aqueous solution. Okay, aqueous solution क्या होता है स्टूडेंट्स? एक्वियस सॉल्यूशन होता ऐसा है जो
गाढ़ा होता है, जो मिल्की जैसा लगता है, कंप्लीट ट्रांसपेरेंट नहीं होता या कंप्लीट सॉलिड नहीं होता, ठीक है, उसे हम कहते हैं एक्वियस सॉल्यूशन। सो जब भी आप पानी और सॉल्ट या फिर पानी और सैंड को मिक्स करो, पानी और शुगर को मिक्स करो, आइदर ये डिसॉल्व होगा, आइदर ये इसको गाढ़ा बना देगा, ठीक है। इन द सॉलिड स्टेट द ऑपोजिटली चार्ज आयंस इन आयोनिक कंपाउंड आर सिटिंग साइड बाय साइड। सॉलिड स्टेट में क्या होता है, ऑपोजिट चार्ज कंपाउंड जो होते हैं वो एक दूसरे के बाजू में बैठ जाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे के आजू बाजू बैठ जाते हैं। When an ionic compounds begin to dissolve in water, the water molecules push themselves in between the ions of the compounds and separate them from each other. That is to say, an ionic compound dissociates while forming aqueous solution. जब aqueous solution बनाते हैं ionic compounds, तो यहाँ पे डिसोसिएशन होता है। कैसा डिसोसिएशन होगा स्टूडेंट्स? डिसोसिएशन कुछ इस तरह से होगा। फॉर एग्जाम्पल, ये आपका सॉल्ट है, ठीक है, ये सॉल्ट के ये जो बॉन्ड है इस तरह के है, इसको आपने मस्त से पानी के अंदर डाल दिया। सपोज ये पूरा जार भर के पानी है, यहाँ पे बहुत सारा वाला पानी है, ठीक है। अब क्या होगा, जब तक ये एक दूसरे से जुड़े रहेंगे स्टूडेंट्स, ये डिसॉल्व नहीं होंगे, ठीक है। ये जब तक एक दूसरे से जुड़े रहेंगे ये डिसॉल्व नहीं होंगे। अब इसको डिसॉल्व करने के लिए क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ये इसके बीच में घुस जाएंगे, इसको ब्रेक करके इन दोनों के बीच में घुस जाएंगे। जब यहाँ पे बॉन्ड का ब्रेकिंग होगा तो ये सॉल्ट जो है पानी के मॉलिक्यूल के साथ अटैच हो जाएगी। गेटिंग इट एवरीबॉडी? ये सॉल्ट जो है पानी के मॉलिक्यूल के साथ अटैच हो जाएगी, ओके। और फिर यहाँ पे डिसोसिएशन हो गया, यहाँ पे सॉल्ट का डिसोसिएशन हो गया, वाटर ने इंटरफियर कर लिया, यहाँ पे पानी का डिसोसिएशन, सॉल्ट का डिसोसिएशन हुआ। आइदर ये सॉल्ट जो है ये पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाएगी या पानी के अंदर मिक्स होके गाढ़ा सा सोल्यूशन बना देगी, जिसे हम एक्वियस सोल्यूशन के नाम से जानते हैं। एवरीबॉडी अंडरस्टूड हाउ एक्वियस सॉल्यूशंस आर फॉर्म्ड? ओके, कमिंग बैक हियर. So I hope this part is clear with you. Shall we go to next part? Ready students? Okay. So यहाँ पे students अगर आप देख रहे हो जो अभी explanation किया वो कुछ इस तरह से था. Each of the dissociated ions in aqueous solution is surrounded by water molecules. This state is indicated by writing AQ, meaning aqueous, on the right side of the symbol of the ion. ओके तो आप एक्वियस को यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे राइट साइड में सिंबल ऑफ द आयन के एक्वियस लिखा गया है, ओके। तो अगर आपने यहाँ पे पानी लिया, पानी के अंदर सोडियम क्लोराइड मतलब कॉमन सॉल्ट डाल दिया, तो ये देखिए आपके क्लोरीन के एटम सेपरेट हो रहे हैं, सोडियम के एटम सेपरेट हो रहे हैं और वाटर इंटरफियर कर रहा है। जब ये वाटर और ये सब इंटरफियर करेगा स्टूडेंट्स, तो ये इस तरह से एक्वियस सोल्यूशन फॉर्म होगा। आई होप एवरीबडी इज क्लियर विद दिस पार्ट। इसका केमिकल रिएक्शन कुछ इस तरह से होगा, जो अभी हमने देखा वो जनरल रिएक्शन था। NaCl सॉलिड स्टेट में लिया, उसको हमने पानी के अंदर सस्पेंड किया, पानी के अंदर इसका डिसोसिएशन हो गया, इसका बॉन्ड ब्रेकिंग का काम हुआ। डिसोसिएशन मतलब बॉन्ड ब्रेकिंग या अपनी जगह छोड़ देना। सोडियम प्लस एक्वियस बन गया और क्लोरीन माइनस भी एक्वियस बन गया, ओके। यहाँ पे सोडियम के आयंस पॉजिटिव बन गए, पॉजिटिव रह गए, एज आई टोल्ड यू सोडियम इज मेटल एंड क्लोरीन माइनस इज नॉन मेटल, तो ये भी डिसोसिएट हो गए, दोनों भी एक्वियस स्टेट में आ गए। दिस इज कॉल्ड एज डिसोसिएशन ऑफ सॉल्ट इन एक्वियस सॉल्यूशन। इजी टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? एनी डिफिकल्टी सो फार? Yes students, any difficulty? Okay, now we will go to Arrhenius theory. हम अभी दूसरी theory देखेंगे जिसे बोलते हैं Arrhenius theory of acids and bases. Okay, the Swedish scientist Arrhenius put forth a theory of acids and bases in year 1887. Arrhenius करके साइंटिस्ट थे, वो स्वीडन से थे, उन्होंने एक थ्योरी दी है एसिड्स और बेसिस की, जो ईयर 1887 में प्रपोज की है।
This theory gives us definitions of acids and bases as follows. इनकी theory के हिसाब से acid और bases का definition अभी हम देखेंगे. Students, are you ready? Ready? Okay. An acid is a substance which on dissolving in water gives rise to H plus ions. एसिड वो सब्सटेंस है जिसे पानी में घुलाने के बाद H प्लस के आयंस निकल जाते हैं एज ओनली कैटायन. फॉर एग्जाम्पल HCl, H2SO4, H2CO3. ओके, तो इसमें सारे के सारे H प्लस के आयंस जो है स्टूडेंट्स आपको मिलेंगे. ओके, ओनली उसे हम एसिड बोलते हैं. इसका एग्जाम्पल कैसे बताया है? इस रिएक्शन से. HCl कैसे होगा? HCl कैसे होगा स्टूडेंट्स? Everybody can see my screen, no? Is it shared, no? ठीक है, one moment. Okay. Yeah, okay. So students, यहाँ पे HCl जो होगा ये गैशियस स्टेट में होगा. इसको हमने पानी के अंदर डाल दिया. ठीक है, HCl की गैस को पानी के अंदर छोड़ दिया. यहाँ पे डिसोसिएशन हुआ. डिसोसिएशन किस तरह से हुआ? H प्लस आयंस अगेन एक्वियस सोल्यूशन प्लस Cl के माइनस आयंस अगेन एक्वियस सोल्यूशन. ओके, लाइकवाइज फॉर H2SO4. H2SO4 आपका सल्फ्यूरिक एसिड है. तो सल्फ्यूरिक एसिड आप सभी को पता है लिक्विड स्टेट में होता है. उसको अगर पानी के अंदर डाला, जो कि आप डायरेक्टली डाल नहीं सकते हो, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को ड्रॉप बाय ड्रॉप डालना पड़ता है. ओके, सो यू शुड नॉट ट्राई दिस एक्सपेरिमेंट. जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, डिसोसिएशन होगा, H प्लस एक्वियस में होगा, HSO4 माइनस एक्वियस में हो जाएगा. ठीक है, H एज इट इज रहेगा 1H. दूसरा H जो है SO4 के साथ अटैच होके एक्वियस सोल्यूशन बना देगा. लाइकवाइज फॉर योर एक्वियस HSO4, ये जो यहाँ वाला एक्वियस HSO4 और आगे जाके डिसोसिएट होगा और भी इसका ब्रेकडाउन होगा, जो कि H प्लस और SO4 माइनस आयंस में ब्रेकडाउन होगा. यहाँ पे स्टूडेंट्स दो रिएक्शंस होंगे. HSO4 जो है ये और दोबारा डिसोसिएट होके कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा. एवरीबडी अंडरस्टूड दिस? दिस पार्ट इज क्लियर विथ एवरीबडी? ठीक है. Now, what are the names of the following compounds? NH3, Na2O, CaO. Anybody can give me the names? When the above compounds are mixed with water, they combine with water. Complete the following table by writing the ions formed by their combination with water. Into which type will you classify the above compounds? Acids, bases और salt. इनको acid में, base में या salt में कैसे आप combine करोगे? That you have to state here. यहाँ पे students अगर आप NH3 जो कि gaseous state में है, इसको आप पानी के साथ liberate करोगे या पानी के साथ suspend करोगे तो आपको मिलेगा NH4. कैसे मिलेगा H4? H और ये एक H, तीन H और एक H फ्यूज हो जाएगा, NH4 प्लस हो जाएगा और OH माइनस आयंस हो जाएंगे. ओके, लाइकवाइज अगर आप यहाँ पे Na2O देखोगे, यहाँ पे पानी का मॉलिक्यूल आएगा डेफिनेटली. अभी हम पानी से ही सारे ये कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे मिलेगा स्टूडेंट्स Na प्लस. ओके, और यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या मिलेगा? यहाँ पे क्या मिलेगा स्टूडेंट्स? एनीबडी? एनीवन? आई एम गिविंग यू दिस टेबल एज अ होमवर्क. ये आप टेबल आज सॉल्व करोगे और नेक्स्ट क्लास में आप मुझे बताओगे. ओके, इट्स वेरी इजी. जस्ट थिंक लिटिल बिट. हम सारे भी जितने सारे केमिकल रिएक्शंस है सारे फिलहाल पानी के साथ ही कर रहे हैं. पानी के मॉलिक्यूल को ऐड करो और उसकी प्लेस को इंटरचेंज करने का ट्राई करो. यू विल गेट इट. वेरी इजी दिस इज. लाइकवाइज फॉर CaO, ओके, प्लस H2O, हाउ इट इज गोइंग टू रिएक्ट.
Shall we go to base, students? ये तो था एसिड के बारे में, Arrhenius theory about acid. Can we go to base? Students, are you following? Am I making it easy? Yes. Okay. Chalo. Can we go to base? Okay. Base is a substance which, on dissolving in water, gives rise to OH minus ions only. Okay, as a anion. तो हमारे जो OH माइनस आयन्स है बेस में एनायन होंगे, फॉर एग्जाम्पल NaOH and CaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड योर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. ओके, एसिड में क्या था स्टूडेंट्स? यहाँ पे एसिड्स में कैटायन बनते थे, यहाँ पे स्टूडेंट्स एनायन बनेंगे. इसका रिएक्शन देख लेते हैं स्टूडेंट्स. NaOH को पानी के अंदर सस्पेंड किया, सॉलिड फॉर्म में है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको पानी के अंदर सस्पेंड किया, डिसोसिएशन हुआ. कैसे डिसोसिएशन हुआ? Na प्लस आयंस और OH माइनस आयंस. लाइकवाइज हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को भी पानी के अंदर सस्पेंड किया. ठीक है, तो हमको क्या मिला? यहाँ पे कैल्शियम के प्लस आयंस मिले और OH के दो अलग अलग माइनस में मिले. Everybody is clear with this? Now let us see classification of acids and bases. Okay, acids और bases को किस तरह से हम classify कर रहे हैं. Strong acids and weak acids, bases and alkali. Okay, again I'm repeating, strong and weak acids. कौन सा strong है, कौन सा weak है? Bases and alkali. ठीक है, बेसिस में क्या होगा स्टूडेंट्स? एक वीक बेस और एक स्ट्रॉन्ग बेसिस को बेसिस बोलेंगे और थोड़े वीक बेस को हम एल्कलाई बोलते हैं. ठीक है, तो लेट अस गो टू नेक्स्ट पार्ट. एवरीबडी रेडी? शैल वी स्टार्ट विद न्यू पार्ट? यस स्टूडेंट्स. ओके, आई होप एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग. मैं अपेक्षा करती हूँ या आशा करती हूँ सभी को समझ में आ रहा है हम क्या पढ़ रहे हैं. यस ओके, ऐसा कोई है स्टूडेंट्स जिसको समझ नहीं आ रहा है और मैं फास्ट जा रही हूँ? Yes, students, any other student who is not able to understand? Or am I going too fast for him or her? Understandable? No. Okay. Okay. Okay, students. All right. Great. तो अभी हम आते हैं strong acid and weak acid, strong base और weak base. Acids and bases are classified into strong and weak types on the basis of the extent to which they dissociate in the aqueous solution. जिस स्थिति में वो डिसोसिएट होते हैं, जितनी स्पीड में वो डिसोसिएट होते हैं या जितनी हद तक वो डिसोसिएट होते हैं, उस डिसोसिएशन के बेस पे हमने एसिड्स और बेसिस को स्ट्रॉन्ग और वीक में क्लासिफाई किया है. ओके, सबसे पहले आते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड पे. स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं स्टूडेंट्स? स्ट्रॉन्ग एसिड ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर, strong acids will dissociate almost completely and resulting aqueous solution will contain mainly H plus ions and the concerned acidic radical, for example HCl, HBr, HNO3, H2SO4. तो जो strong acids होते हैं वो पानी के साथ completely dissociate हो जाएंगे और जितने जब ये dissociate होंगे सारे के सारे H plus वाले ions form करेंगे. ओके, मोस्ट ऑफ आयंस जो रहेंगे H प्लस रहेंगे. फॉर एग्जाम्पल यू हैव HCl, HBr, HNO3, H2SO4. अब आते हैं हम वीक एसिड्स पे. ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर अ वीक एसिड डज नॉट डिसोसिएट कंप्लीटली. वीक एसिड जो है स्टूडेंट्स वो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होगा. ओके, and resulting aqueous solution will contain H plus ions and concerned acidic radical in small proportion along of undissociated molecules of acids. जैसे कि यहाँ पे कंप्लीट डिसोसिएशन होके सिर्फ H प्लस आयंस बने, यहाँ पे स्टूडेंट्स H प्लस आयंस के साथ साथ आपको छोटे छोटे इम्प्योरिटीज भी मिलेंगे. ओके, या फिर छोटे छोटे प्रोपोर्शन में आपको अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स मिलेंगे एसिड्स के, अलग अलग एसिड्स के. फॉर एग्जाम्पल H2CO3, H तो है साथ में CO3 है, CH3COOH जिसे हम एसिटिक एसिड बोलते हैं,
H है लेकिन H रिपीट हो रहा है. Okay, so I hope this weak acid part is understood by everybody and strong acid part is understood by everyone. अब हम आते हैं स्ट्रॉन्ग बेस पे और वीक बेस. स्ट्रॉन्ग बेस जो होता है स्टूडेंट्स, ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर अ स्ट्रॉन्ग बेस विल डिसोसिएट ऑलमोस्ट कंप्लीटली. जैसे एसिड डिसोसिएट होगा वैसे स्ट्रॉन्ग बेस भी डिसोसिएट होगा कंप्लीटली एंड resulting aqueous solution will contain mostly OH minus ions with concerned basic radicals. Okay, for example NaOH, sodium hydroxide, KOH, potassium hydroxide, calcium hydroxide, okay, सोडियम ऑक्साइड. ये जो है आपको हाइड्रोक्साइड के आयंस या OH माइनस के आयंस देंगे. वीक बेस क्या होता है? ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर अ वीक बेस डज नॉट डिसोसिएट कंप्लीटली. सेम वीक एसिड के जैसा ही. ओके, वो आपको OH माइनस के आयंस तो देगा ही, साथ में आपको अनडिसोसिएटेड बेसिक रेडिकल्स मिलेंगे. जो बेस टूटा नहीं है वो भी मिलेंगे. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड. ओके, तो इसे हम कहते हैं वीक बेस. सो द वीक बेस ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर does not dissociate completely and resulting aqueous solution contains a small proportion of OH minus ions and concerned basic radical along with large proportion of undissociated molecules of the base. ठीक है, everybody clear with strong base and weak base? Understandable? Easy? Okay, we will go to alkali या alkali, जो भी आप बोलते हो. The bases which are highly soluble in water are called as alkali. जो completely पानी के अंदर dissolve हो जाते हैं उसे हम बोलते हैं alkali. For example, sodium hydroxide, potassium hydroxide, ammonia. Here sodium hydroxide and potassium hydroxide are strong alkalis while NH3 is a weak alkali. Okay, strong base और strong और वीक बेस दोनों को मिला के अगर वो पानी में कंप्लीटली डिसोसिएट होते हैं तो हम इसे बोलते हैं एल्कलाई. इजी टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स. स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस को मिला के एल्कलाई बनते हैं, पर वो पानी के अंदर डिसॉल्व होनी चाहिए पूरी तरह से, कोई भी इंप्योरिटीज नहीं रहनी चाहिए. अब आते हैं हम नेक्स्ट टेबल पे जो बताएगा हमें बेसिसिटी एंड एसिडिटी. बेसिसिटी एंड acidity. Acids and bases are also classified according to their basicity and acidity respectively. मतलब acid का basicity होता है और basis का acidity होता है. ठीक है, acid is number of H plus ions obtained from one molecule. एक molecule से कितने आप H plus ions सकते हो वो आपका acid होता है. और base क्या होता है? जिसमें से आप OH minus ions निकाल सकते हो एक molecule में से. ओके, जैसे कि HCl है, यहाँ पे H निकलेगा. HNO3 है, यहाँ पे एक H निकलेगा. H2SO4 है, यहाँ पे दो H निकलेंगे. यहाँ पे तीन H निकलेंगे. लाइकवाइज. तो ये है आपके एसिड्स और जहाँ पे OH निकलेंगे स्टूडेंट्स, ये है आपके बेसिस. ओके, shall we proceed to next part, basicity of acids and acidity of bases? Okay, great. So यहाँ पे students, basicity of acids, the number of H plus ions obtainable by the dissociation of one molecule of an acid is called as basicity. Number of H plus ions obtained by dissociation of one molecule of acid is called as basicity. Okay, जब आपको H plus ions मिलते हैं एसिड में से, एक मॉलिक्यूल एसिड में से, उसे हम बोलते हैं उसकी बेसिसिटी. ओके, उसका उल्टा जो एसिड है उसका बेसिसिटी होगा. And number of OH minus ions obtainable by dissociation of one molecule of base is called as its acidity. जब जब डिसोसिएशन होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे कॉन्ट्रास्टिंग क्वालिटी आएगी. जब एसिड डिसोसिएट होगा तो वो बेसिसिटी बताएगा और जब बेसिस डिसोसिएट होंगे स्टूडेंट्स तो वो एसिडिटी बताएंगे. इज दैट क्लियर टू एवरीबडी? Is that clear to everybody students? Easy to understand? Okay, for example यहाँ पे हमने पढ़ा था ना स्टूडेंट्स,
यहाँ पे, वेट लेट मी शो इट टू यू, यहाँ पे ही हमने जस्ट पढ़ा था। नो नॉट हियर, या यहाँ पे पढ़ा था। आपके कैटायन जो होते हैं पॉजिटिव आयन होते हैं जिसे बेसिक रेडिकल बोलते हैं। है तो ये आपका एसिड, लेकिन इसको बोलते हैं ना कैटायन, लेकिन इसको बेसिक रेडिकल बोलते हैं। एनायन होते हैं नेगेटिव, वो के एसिडिक रेडिकल होते हैं। ठीक है, तो ये वाला पार्ट स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे स्टूडेंट्स, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, कहाँ देखा था मैंने? ओके ठीक है, डन। So I think acidity, basicity of acids and acidity of bases is clear with everybody. Hmm? On the basis of above table, give examples of monobasic, dibasic and tribasic acids. On the basis of above table, give 3 types of bases and their examples. Okay, that we will see. This is also you can try it on your own students. Next time आप मुझे बताइए, otherwise we will discuss in the classroom next time. ठीक है, concentration of acids and bases. अभी इसका concentration, एसिडिटी और बेसिसिटी तो पढ़ लिया, एसिडिटी और बेसिसिटी तो पढ़ लिया। अब इनका यूज क्या है, कहाँ इसका वापर होगा, याचा वापर कुठे होणार आणि कशामध्ये आपण का म्हणून वाचतोय? कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ऍसिड आणि बेस आयडेंटिफाय करायला आपण हे टर्म्स यूज करणार आहोत. ओके, we will cut a lemon into 2 equal parts. We will take the juice of each part into 2 separate beakers. Beaker number A, beaker number 2. Pour 10 ml of drinking water in one beaker and 20 ml in the second beaker. पीने का पानी 10 ml एक बीकर में जाएगा और 20 ml दूसरे बीकर में जाएगा. इन दोनों सॉल्यूशंस को स्टूडेंट्स आपको स्टर करना है. ओके, फिर आपको टेस्ट करना है. Is there any difference in taste of the solution in 2 beakers? What is the difference? कौन बता सकता है? हमने यहाँ पे आधा नींबू डाला और यहाँ पे आधा नींबू डाला. 10 ml पानी यहाँ पे डाला, 20 ml पानी यहाँ पे डाला. दोनों के इसमें कादम्बरी ने कहा टेस्ट में डिफरेंस होगा. ओके, क्या डिफरेंस होगा स्टूडेंट्स बीकर ए में और बीकर बी में? ये स्टूडेंट्स क्या डिफरेंस होगा? कम ऑन आंसर. यस बीकर, वेरी गुड कादम्बरी. यस आयुष, वेरी गुड. आयुष मेहता. एनीबडी एल्स? यस, सो कादम्बरी हैज स्टेटेड बीकर ए जो रहेगा आपका वो ज्यादा सार रहेगा क्योंकि उसके अंदर पानी कम है. बीकर बी में पानी ज्यादा होने के कारण उसका सारनेस कम हो जाएगा. In above activity, the sour taste of the solution is because of the solute. Okay, that is lemon juice. Lemon juice को हमने solute बोल दिया है. The quantity of lemon juice is same in both the solutions. बीकर A में भी वही आधा लेमन डाला है, बीकर B में भी आधा ही लेमन डाला है. Yet their taste is different. दोनों का टेस्ट अलग है. Because the solution in the first beaker is more sour than the second beaker. Okay, क्योंकि हमने पहले इसमें पानी कम लिया है, इसके लिए वहां पे ज्यादा सार है और सेकेंड बीकर में कम सार है. Although the quantity of solute is the same in both the solutions, यानी कि लेमन की क्वालिटी सेम है, क्वांटिटी भी सेम है दोनों बीकर में, the quantity of solvent is different. जो लेमन हमने डाला है वो सल्यूट हो गया और ये जो सल्यूट जिसके अंदर डिसॉल्व होता है वो सॉल्वेंट हो गया. Everybody understood the meaning of solute and solvent? Okay, ratio of the quantity of solute to the quantity resulting the solution is different. और solute और solvent मिला के बनते हैं solution. Okay, तो ratio of quantity of solute to the quantity resulting in the solution is different. The ratio is larger for the solution in the first beaker and therefore the solution tastes more sour. रेशियो जो फर्स्ट बीकर नंबर ए में ज्यादा था इसके लिए वहां पे ज्यादा खट्टा लगा. On the other hand, the proportion of the lemon juice in the total solution in the second beaker is smaller and the taste is less sour. जो सल्यूट लेमन जूस था
वो पानी सॉल्वेंट के साथ मिक्स हुआ, पर सेकेंड बीकर में सॉल्वेंट ज्यादा था, इसके लिए सोल्यूशन आपको कम सार लगा. The taste of foodstuffs depend upon the nature of the taste giving ingredients. जैसे आप खाना भी बनाते हो, ओके, अगर आप लोगों ने मैगी बनाई, खाना बनाया, पास्ता बनाया, पिज्जा बनाया, सैंडविच बनाई, आप हर एक चीज जलजीरा से लगा के, चाट मसाला से लगा के, आप नमक भी बहुत ही कम मात्रा में डालते हो, राइट? कोई डालता है 2 चम्मच नमक एक सैंडविच में, 3 चम्मच नमक. डू वी डू दैट? ओके, डू वी डू दैट? नो, बिकॉज जितना नमक चाहिए फॉर टेस्ट दैट इज इनफ. वी विल नॉट ओवर पुट, हम उसके अंदर ज्यादा नमक नहीं डालेंगे या ज्यादा चाट मसाला नहीं डालेंगे. उससे क्या होगा स्टूडेंट्स? पूरे खाने का टेस्ट बदल जाएगा. ओके, so depending upon the nature, the taste giving ingredients and its proportion in the foodstuffs is differing. Similarly, all the properties of solution depends on the nature of solute and solvent. जो आपका solute है और solvent है, इन दोनों की nature पे आपका solution depend होता है, और उसके proportion पे भी depend होता है. Also on the proportion of the solute in the solution. कितना आप solute डालते हो solution में. ओके स्टूडेंट्स, सॉल्ट और वाटर के बीच में कौन सा सल्यूट है और कौन सा सोल्यूशन है? व्हाट इज सॉल्ट? सल्यूट और सोल्यूशन? सल्यूट और सॉल्वेंट स्टूडेंट्स, सॉल्ट और वाटर के बीच में व्हाट इज सॉल्ट? कादम्बरी हैज मेंशन सल्यूट. एनीबॉडी? आयुष मेंशन सॉल्वेंट. विनीत मेंशन सल्यूट. आयुष गोयाजी मेंशन सल्यूट. आयुष मेहता मेंशन solvent. So basically it's solute, it's not solvent. Okay, Vedant mentioned solute. Yes, it is solute. जो चीज आपकी टेस्ट गिवर होती है, जो चीज आप ऐड करते हो स्मॉलर प्रोपोर्शन में टू द बिगर प्रोपोर्शन, जिसमें वो डिसॉल्व हो जाती है. पानी नमक में डिसॉल्व होता है या नमक पानी में डिसॉल्व होता है? तो जो चीज जिसके अंदर डिसॉल्व होती है वो होती है सल्यूट, और जो डिसॉल्विंग सब्सटेंस होता है वो होता है सॉल्वेंट. तो नमक और पानी के केस में नमक है वो पानी के अंदर डिसॉल्व हो रहा है, सो योर सॉल्ट इज सल्यूट एंड योर वाटर इज सॉल्वेंट. और डिसॉल्व होने के बाद सल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर बनाते हैं सॉल्यूशन. क्लियर? यस, सॉल्ट इन वाटर. एवरीबडी क्लियर विद दिस पार्ट? किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है? आयुष मेहता क्लियर नाउ? ओके, excellent. The proportion of a solute in solution is called concentration of solute in the solution. When concentration of solute in the solution is high, it is concentrated solution. अगर आपका solute जो है आपका high रहेगा, यानी कि आपका आधे नींबू में 10 मिलीलीटर पानी रहेगा, तो ये बहुत ज्यादा concentrated हो गया, बहुत ज्यादा सार हो गया, इसे हम बोलते हैं concentrated solution. While the solution is called dilute solution when concentration of solute is low. अगर आपका आधा नींबू 20 ml पानी में गया है तो उसमें concentration आपके solute का low है, इसलिए हम इसे बोलते हैं dilute solution. ओके, dilute मतलब कम concentration वाला, concentrated मतलब pure वाला, ज्यादा pure वाला. Everybody understood this part? Several units are used to express concentration of solution. ओके बहुत सारे यूनिट्स है केमिस्ट्री में जो यूज होते हैं अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन को डिफाइन करने के लिए. टू ऑफ दिस यूनिट्स विच आर मोर फ्रीक्वेंटली यूज्ड. ओके, these are, the first unit is mass of a solute in grams which is dissolved in 1 liter of solution. grams per liter बोलते हैं हम. ओके, जब आपका solute ग्राम्स में पूरे लीटर में डिसॉल्व होता है सोल्यूशन के, तो हम बोलते हैं ग्राम्स पर लीटर. और सेकेंड यूनिट है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन. कितने मोल्स जो है वो डिसॉल्व होता है पूरे लीटर ऑफ सोल्यूशन में. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज मोलैरिटी ऑफ द सोल्यूशन. सेकेंड वाले टर्म को क्या बोलते हैं? मोलैरिटी. The molarity of solute is indicated by writing its molecular formula. Molarity कैसे indicate होता है?
उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट. फॉर एग्जाम्पल NaCl को हम ब्रैकेट के अंदर डालेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, उसके बाहर इसका नंबर लिखेंगे. NaCl अंडर स्क्वायर ब्रैकेट मीन्स molarity of solution of common salt is 1 molar. Okay, till here everybody is clear. तो आपका ये टेबल कुछ इस तरह से दिखाई पड़ता है. कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल. यहाँ पे आपके सल्यूट है, एक सोडियम क्लोराइड है स्टूडेंट्स. HCl इज हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है, यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ सल्यूट है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन है. ओके, सो इस तरह से स्टूडेंट्स आपका सल्यूट और सोल्यूशन, सल्यूट से सोल्यूशन बनता है. ओके, सो फार इट इज क्लियर विद एवरीबडी. गिव मी थम्स अप. यस, नो, थम्स अप मैं बोल रही हूँ. जूम की आदत पड़ गई है. यस, ओके. Shall we stop here for today, students? Okay, next time we will do this table. You know your homework what it is. आपको ये टेबल ट्राई करना है. दूसरा होमवर्क स्टूडेंट्स आपका ये है कि आपको ये वाला पार्ट सॉल्व करना है, दिस वाला पार्ट. Where it is this table. Okay. और तीसरा होमवर्क क्या दिया था स्टूडेंट्स मैंने आपको? ये तो टेबल हमने लास्ट टाइम सॉल्व कर लिया था. यहाँ पे कुछ ना, वेट अ मिनट. हाँ, ये वाला, दिस. Okay, what are the names of following compounds and whether they are combined with water? ये वाला homework along with this table. Okay, students. Bye, everybody. See you in the next class. Take care. Enjoy your holidays.